Namaskar, namaskar. We are back. As I promised you, we'll be back in less than half a minute, and we are. Pradeep ji. Yes, sir. That was a lovely discussion with Mr. Lakshman Hake. Yes. And at the moment with us, we've got two very, very important guests indeed. Sudhir Dhone साहब, डॉक्टर सुधीर ढोने साहब अकोला से, कांग्रेस से, और अशोक यादव साहब समाजवादी पार्टी से। अशोक यादव साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बड़े सर, बड़ा मजा आता है आपके साथ बात करके। जरा जल्दी जल्दी आया करें, बीच में आप गायब हो जाते हैं। एक्चुअली दोनों समाजवादी पार्टी के हैं। पुराने पहले धोने साहब पहले समाजवादी पार्टी में थे, अभी कांग्रेस में आए। लेकिन कांग्रेस भी असल में अगर देखा जाए, कांग्रेस का असली मन तो समाजवाद में ही है। सीधी सादी बात है। कांग्रेस फिलॉसफी इज एक्चुअली सोशलिस्ट फिलॉसफी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अशोक यादव साहब इस वक्त कहां हैं सर? आप लोकेशन क्या है आपकी? अभी हम आजमगढ़ में, यूपी। आजमगढ़ नहीं है, चलिए वंडरफुल। और ढोने साहब इज इन अकोला ऑफ कोर्स। He is the owner of at least 10 deemed universities. Yes. Congratulations, sir. नहीं कॉलेज बोले सर। सर अभी कॉलेज सर हो जाएंगी। अभी क्या है, अभी तो स्टार्ट है, शुरुआत है सर। सर आपके मुंह में घी शक्कर सर घी शक्कर छोड़ो सर, काली कॉफी पिला दो, बहुत है मुझे। घी शक्कर क्यों डायबिटीज डाल रहे हो सर मुझको? लेकिन सबसे पहले आई स्टार्ट विद, आई होप यू डोंट माइंड डॉक्टर ढोने, आई स्टार्ट विद अशोक यादव साहब। अशोक यादव साहब, आप ये बताएं सर, ये बार बार ये मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सर सुधार कर दें। ये क्या है सर कि जब भी कोई भी, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, हाल ही में सेशन में हम लोगों ने देखा किस प्रकार उत्तर प्रदेश की असेंबली में अखिलेश यादव जी ने कोशिश बहुत की कि बेरोजगारी पर, कीमतों पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर, एमएसएमईज पर, प्राइस राइज के ऊपर डिस्कशन हो जाए। उस पर बहुत कोशिश करी बात करने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार सर धर्म को बीच में क्यों ले आती है? ये क्या है? अशोक यादव जी जरा बताएंगे प्लीज, इस पे रोशनी डालिए सर प्लीज जरा। मैं मेरी समझ के बाहर है। बीजेपी की पॉलिटिक्स थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। बीजेपी अपने आप को कवर्ड की हुई है एक ऐसे ब्लैंकेट से, जिस ब्लैंकेट का नाम है सनातन धर्म, राष्ट्रवाद। तो ये सारी चीजों से बना हुआ ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाली हुई है बीजेपी, और उसके आड़ में वो देश का धन लूट रही है। देश के संसाधनों पर एक उद्योगपति, कुछ चंद उद्योगपतियों का कब्जा जमवा रही है। और उसके माध्यम से जो बीच का जो कमीशन होता है उसको खा करके आप देखिए, हिंदुस्तान का बिरले कोई जिला बचा होगा जहां पे इनके 3 स्टार रैंकिंग के ऑफिसेज न बने हो। तो इतना पैसा इन्होंने बनाया है। और अगर हम लोग, चाहे अपोजिशन की पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, जो भी अपोजिशन के दल हैं, हम लोग अगर इनके किसी गलत काम पर अगर फिंगर रेज करते हैं तो ये सीधे कहेंगे ये तो सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं, ये राष्ट्र पर हमला कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इस बात को समझ गई है कि ये कंबल ओढ़ के घी पीना, एक कहावत मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है, कंबल ओढ़कर घी पीना। तो ये वही कंबल ओढ़ करके राष्ट्र के हिस्से का घी पी रहे हैं, पीडीए के हिस्से का घी पी रहे हैं, छात्रों के हिस्से का घी पी रहे हैं, नौजवानों के हिस्से का घी पी रहे हैं, किसानों के हिस्से, मतलब सबके हिस्से का ये जो घी पी रही भारतीय जनता पार्टी। अशोक यादव जी, बट अभी होली, अभी महाकुंभ के बाद होली का एक जबरदस्त त्योहार है यूपी में, और पूरे महीने इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर संभल के सीओ ने कहा कि इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 52 वीक्स मींस आपका नमाज तो रोज आते हैं, तो एक बार आता है पूरे साल में, तो उसमें पॉलिटिसाइज करने की क्या सवाल है? अखिलेश यादव जी क्यों उसको अपोज कर रहे हैं? अगर वो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं कि 2:30 बजे तक होली खेलो, उसके बाद, तो कैसे देखते हो? इज बीजेपी ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज होली ऑल्सो? अशोक यादव जी देखिए, होली का त्योहार हमेशा से मिलन का त्योहार रहा, रंगों का त्योहार रहा जी। लेकिन इस त्योहार को ही नहीं, बल्कि इसके पहले भी आप देखिए, आप लोग एनालाइज करिए कि आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शन, और बीजेपी जब 62 से घट गई, अब घट के कितना आ गई 32, तो उसको लगा कि अब हमारे पास एकमात्र ऐसा रास्ता है, तो मतलब ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, और जितने भी फेस्टिवल्स हिंदू समाज के आते हैं, हर फेस्टिवल में अपने किसी डमी आदमी को घुसा देगी उधर से, और वो कुछ ऐसा बयान देगा कि तनाव पैदा होता है। आप देखिए, कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार ने खुद कुछ ऐसी कोशिश की कि पोलराइजेशन फैले। उसके बाद अब होली आ गई। अब होली में जो अधिकारी, जो पुलिस की ड्यूटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो लोग
उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, वो भारतीय जनता पार्टी की शपथ नहीं लेके सीईओ बने होंगे, वो संविधान की शपथ लिए होंगे और कि हम संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से देश की जो भी नियम कानून हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है जो सीईओ वहां के हैं कि लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी होंगे, बूथ प्रभारी होंगे, पन्ना प्रमुख होंगे, इस टाइप का बिहेवियर उनका लगता है। आप देखिए किसी अधिकारी को यह शोभा नहीं देता है किसी धर्म विशेष को लेकर के वो बात करे। और खास तौर से देखिए भगवान कृष्ण की नगरी है और कृष्ण की नगरी में आपने एक कवि का नाम सुना होगा, रसखान। जी, रसखान। वो रसखान बेसिकली वो हिंदू नहीं थे, रसखान मुसलमान थे जी, और सैयद इब्राहिम खान उनका नाम था जी। और उन्होंने उनका नाम रसखान इसलिए पड़ा क्योंकि वो श्रृंगार रस और भक्ति रस की खान कहे जाते थे, इसलिए उनका उपनाम रसखान पड़ा। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं भगवान कृष्ण के भक्ति के ऊपर। लेकिन उसी भगवान कृष्ण की धरती में जिस तरह से होली के त्योहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन को अपना जो चीर परिचित एजेंडा उनका है, जो उनकी यूएसपी है, थोड़ा सा और बता दूं अशोक यादव जी, एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अशोक यादव जी, क्योंकि आपने रसखान की बात करी, एक सेकंड, रसखान हो गए, अमीर खुसरो हो गए, हफीज जलंधरी हो गए और उसके पहले अपने ख्वाजा हसन निजामी, कितने हैं सर? मेरे पास पूरी लिस्ट है, 55 मुसलमान पोइट्स की मेरे पास लिस्ट है। और तो और छोड़िए, और तो और छोड़िए, अपने जो ये आज के भी जो जितने पोइट्स हुए हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है, राम के बारे में तो उन्होंने लिखा ही है, उनके कृष्ण के बारे में जो शेर है वो पढ़ने लायक है। मेरा ये कहना है कि सर गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश, त्रिवेणी है वहां पे सर, त्रिवेणी, तो उसका क्या कर रहे हैं हम लोग? ये आपको लग रहा है ये ठीक कर रहे हैं क्या हम? होली के ऊपर पढ़िए ना रसखान ने क्या क्या लिखा है होली पे। जी अब आप बताएं सर। जी जी देखिए रसखान जी ने हम लोग जब पढ़ते थे तो उनकी कविताएं बड़ा प्यार से पढ़ते थे। हम लोग के प्रोफेसर और लेक्चरर जो होते थे बड़े अच्छे से समझाते भी थे और कविताएं अभी भी हम लोग को याद हैं जी। तो ये सारी चीजें हम लोग जब सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को और देश को कहां लेके जा रही है, वो उस कम्युनल कंट्री की तरफ ले जा रही है। सीरिया हुआ या जो पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ऐसी जगह पे की तरफ भारतीय जनता पार्टी देश को धकेल रही है कि जहां पर वो अनंत काल के लिए सत्ता पे काबिज होना चाहती है और देश का भले कबाड़ा हो जाए। आज कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि 91 लाख करोड़ सबके मतलब हिंदुस्तान की जनता के डूब गए। आज कोई चर्चा नहीं कर रहा है हमारी जीडीपी क्यों डाउनफॉल हो रही है, 6.4% आगे जीडीपी। आज कोई चर्चा नहीं कर रहा है जो मूलभूत समस्या आपने जो शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कोशिश की कि बेरोजगारी पे बात हो, महंगाई पे बात हो, उत्तर प्रदेश की बाकी समस्या पे बात हो, लेकिन सरकार यही चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार यही चाहती है कि इन मूलभूत बातों पे कोई बात ही ना हो। तो सर इसके पहले कि मैं डॉक्टर धोने के पास जाऊं, इतना एजेंडा फैला दो, कोई बात ना करे। जी अभी जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा संभल को लेकर के, वो पुलिस अफसर साहब है, मुझे तो नहीं लगता कि उनका ये काम है जो उन्होंने कहा कि भैया एक दिन में आपकी 5 बार नमाज होती है, 365 दिन आपकी 5 बार नमाज होती है, अगर 1 या 2 दिन नहीं होगी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आई डोंट थिंक 52 जुम्मा है, होली तो एक ही दिन, 52 जुम्मे आते हैं एक साल में, ये सब करने की मतलब ये मुझे नहीं लगता किसी पुलिस ऑफिसर को ये शोभा देता है ये बोलते हुए। नंबर 1। नंबर 2, वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में जो एक पिक्चर पेंट की जा रही है सर, वो ये की जा रही है कि योगी जी के वक्त, योगी जी के कार्यकाल में इंडस्ट्री बड़ी फल फूल रही है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे हैं क्योंकि अब उनको कोई ब्लैकमेल करने वाला बचा नहीं, जितने भी माफिया थे उनको सबको ठोक दिया। अब जो है वास्तविकता में जितने दुकानदार हैं, जितने काम करने वाले हैं, जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप बोलें सर। नहीं, पहला आपने सवाल किया सीओ अनुज चौधरी के ऊपर। जी जी जी। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा अधिकारी होगा जो इस तरह खुल के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहा होगा जिस तरह से वहां का सीओ कर रहा है। तो ये कम से कम ये सरकार के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि सीओ ने ही सिर्फ शपथ नहीं लिया था बल्कि योगी सरकार ने भी शपथ लिया था। योगी जी भी शपथ लिए थे कि हम संविधान के अनुसार प्रदेश को चलाएंगे, और सीओ भी शपथ लिया होगा कि हम संविधान के अनुसार अपनी जो हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन होगा उस ज्यूरिसडिक्शन में अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। लेकिन वो दोनों लोग भूल गए अपने कर्तव्यों को। दूसरी बात आपने कहा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री फुल जो है
फल फूल रही है। आपको याद होगा बजट सत्र उत्तर प्रदेश का आखिरी दिन जी। माननीय योगी जी ने खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक बोटमैन की, जिस तरह एक नाविक का जिसका नाम था पिंटू महरा, उसकी तारीफ किया उन्होंने, उसके बिजनेस मॉडल की तारीफ किया उन्होंने। अब बाद में जब चीजें बाहर आई तो पता लगा कि वो तो एक मर्डरर है, वो एक माफिया है, वो वसूली गैंग चलाता है। तो ऐसे अगर बिजनेस मॉडल को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की असेंबली में इस मॉडल को प्रस्तुत करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है, उनके शासन प्रशासन की क्या सोच है। तो सर सर एक जमाने में लक्षित हो रहा है कि सॉरी पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं है इन लोगों जी में। अशोक यादव जी, तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। नीति है जी, ये सारी समस्याएं हैं। अशोक यादव जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल इसके पहले कि मैं डॉक्टर ढोने के पास जाऊं। ये वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम जेंटलमैन? देयर इज समथिंग इन द बैकग्राउंड व्हिच आई कैन। जी 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 यादव जी, अशोक यादव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल यह है कि क्या वास्तविकता में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, विमेन सेफ्टी की जो बात है, क्या असल में इंप्रूव हुई है उत्तर प्रदेश में सर? जरा बताएंगे प्लीज अशोक यादव जी। हम तो एज ए अपोजिशन है, अगर मान लीजिए हम कोई बात कहेंगे तो हो सकता है कि सत्ता पक्ष कहेगा अपोजिशन का काम होता है विरोध करना जी। लेकिन आपने जो भी सवाल किया है वुमेन्स को लेकर के, आप एनसीआरबी के डेटा को उठा के पढ़िए, देखिए कि क्राइम अगेंस्ट वेमेन उत्तर प्रदेश किस रैंक पे था। अभी इसके पहले पिछले साल गैंगरेप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। और एनसीआरबी जो भी डेटा है क्राइम को लेकर के, उन सारे डेटा के पैरामीटर्स पर उत्तर प्रदेश नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो हमसे ज्यादा तो मोदी सरकार की संस्था बता रही है। आपको लास्ट रिपोर्ट में बता दूं, आपको ये थोड़ा सा हट के है, आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को आप देखिए और योगी जी के बयान को विधानसभा में देखिए, कितना कंट्राडिक्शन है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बता रहा है जो त्रिवेणी के संगम में जो मां गंगा और यमुना का जल है उसमें फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया अपने 100 टाइम्स कहीं ज्यादा है, कहीं 1000 टाइम्स ज्यादा है फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया। कहीं बता रहे हैं कि जो बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसका लेवल बहुत ही हाई है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या है। ये सारे पैरामीटर्स पर एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके सीपीसीबी ने सरकार को दिया, एनजीटी को दिया। एनजीटी ने उसके आधार पे अपनी बात रखी, लेकिन उस रिपोर्ट कर भी को भी योगी जी झुठला रहे थे विधानसभा में खड़ा कहने का मतलब यह हुआ कि योगी जी ने जो आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के तहत जो संस्था आती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी जो रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को जो दी गई है उसको झूठा ठहरा रहे हैं योगी जी। कहने का मतलब ये हुआ यादव जी, मगर अब देखो एक चीज है कि योगी आदित्यनाथ जाके महाकुंभ के बाद सफाई कर्मचारी से मिले, उसके बाद जो हेल्थ कर्मचारी है उनसे मिले, फिर उन्होंने नाविक से मिले। जो जिक्र आप कर रहे थे नाविक का, 30 करोड़ का बिजनेस उस नाविक ने एस्टेब्लिश कर दिया है। और जबरदस्त जो योगी जी हाईलाइट करे कि महाकुंभ को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, 3 लाख करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट किए, गिनकर वो दिखा रहे हैं। और उस नाविक का उन्होंने इसलिए एहसास जताया कि इट्स अ लिविंग एग्जांपल कि 30 करोड़ एक नाविक ने कमाया तो कितना बिजनेस जनरेट हो गया वहां पर। तो प्रॉब्लम क्या है अशोक यादव जी? उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की अगर बात कर लिया जाए तो आज अगर 9 लाख करोड़ का ऋण है उत्तर प्रदेश के ऊपर, और पर कैपिटा इनकम तो हम लोग जानते थे, लेकिन एक नई डिक्शनरी में आया शब्द पर कैपिटा लोन, तो प्रति व्यक्ति ऋण जो है लगभग 35,000 उत्तर प्रदेश के ऊपर है प्रति व्यक्ति ऋण। और तीसरी चीज मैं बताऊं आपको, आपने कहा कि योगी जी ने वहां पे सफाई कर्मियों के साथ खाना खाए। इसके पहले जो अर्धकुंभ हुआ था, मेरे पास डेट लिखा हुआ है, ये डेट है 25 फरवरी 2019, 25 फेब 2019 ड्यूरिंग अर्धकुंभ। इसमें मोदी जी 5 सफाई कर्मियों के पैर धुले थे और उनका नाम है प्यारे लाल, नरेश कुमार चौबी, होरीलाल, ज्योति मेहतर। इन 5 सफाई कर्मियों का जिनका पैर माननीय मोदी जी ने धुला था, कितना उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की और क्रेडिट मिला भी उनको, लेकिन उनकी हालत अभी एक हमारे यहाँ एक अखबार है, बहुत रिनाउंड अखबार है दैनिक भास्कर, उसने उन 5 सफाई कर्मियों के घर जाके के विश्लेषण किया और बताया कि उन सबों की हालत वैसे की वैसे ही है।
झोपड़ी में पहले भी रहते थे, झोपड़ी में आज भी रह रहे हैं। अगर मोदी जी के पैर धुलने के बाद अगर उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, उनका आर्थिक स्थिति नहीं संभल हुई, तो ये जो है बीजेपी को क्या कह सकते हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ यादव जी, माइंड ऑफ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, Right. सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के धुरंधर हैं ये लोग। सो कहने का मतलब ये हुआ यादव जी कि चलिए ठीक है, आवास नहीं मिला, घर नहीं मिला, चलो ठीक है, मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, उम्मीद करते हैं। हो सकता है कि अखिलेश यादव जी की जब सरकार आ जाए तब मिल जाएगा। लेकिन जो इक्विपमेंट प्रॉमिस किया गया था मोदी जी द्वारा, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि उनको उनके ग्लव्स, मास्क, शूज, स्पेशल इक्विपमेंट वो मिला कि नहीं अभी तक, कि वैसे का वैसे ही है, हाथ से ही चल रहा है सब ऐसे ही है सर, वैसा ही। not even a single gadget has been provided to them by government of Uttar Pradesh. But by the way, I must tell you this, Ashok Yadav ji, you're looking very nice. That T-shirt really suits you. आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। Very young. Very young. You are looking at least 20 years younger than when we saw you last time. Fantastic. जी, डॉक्टर ढोने, my friend, डॉक्टर ढोने साहब, अब ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है सर? हर जगह पे देखो नोट गिने जा रहे हैं, पता नहीं अशोक यादव जी को मालूम है कि नहीं है। अशोक यादव जी, एक जगह है हमारे यहाँ पे बीड़, बहुत खूबसूरत जगह है सर, लवली प्लेस। बीड़ में मतलब ऐसा है कि भीड़ में चले जाओ और अरबपति बन जाओ, कहने का मतलब ये हुआ है कि नहीं डॉक्टर ढोने? हाउ मच मनी सर, कैन यू हियर मी सर? सर कितना पैसा भीड़ जैसी जगह में? खोकिया भोसले, ये क्या हो रहा है सर? सर हमने तो ये सुना था कि मुंबई शहर की जो पेवमेंट है दैट इज पेव्ड विद गोल्ड, सोना मिलता है यहां पे, क्योंकि मुंबई शहर में मुंबा देवी किसी को भूखा नहीं सोने देती। मुझे मालूम नहीं था सर, भीड़ में कौन सी देवी है सर? सर कैन यू हियर मी? आई डोंट थिंक डॉक्टर ढोने कैन हियर मी। जेंटलमैन कुड यू प्लीज चेक हिज ऑडियो? आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम पड़ गया आपकी शक्ल देख के। कैन यू प्लीज चेक डॉक्टर ढोने's ऑडियो? आपने करेक्शन उनका चेंज किया अभी। अरे यादव साहब, आपको आश्चर्य होगा, भीड़ में क्या वीडियो आ रहे हैं बाहर सर, करोड़ों की संख्या में लोग नोट गिन रहे हैं। अभी आगे वाह, चलिए अब आप बोलिए, ढोने साहब आप बताइए, हाउ कम वी हैव सो मच ऑफ मनी इन भीड़? भीड़ में ये पैसा कहां से आ रहा है सर, बताइए। अब ये सुप्रिया सुले जो है, उन्होंने भी इसका वो किया है, ट्वीट किया, फेसबुक पे डाला है कि ये पैसे किधर, वो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन देखिए भीड़ में तो है ना, यहाँ पे तो सब चल रहा, सब तस्करी, जो अभी धनंजय मुंडे और उनकी जो गैंग है, वाल्मीकि कराड़ वगैरह, ये सब जो लोग हैं सर, किस ये चीज तो की इनके तो तस्करी? है। किस चीज की तस्करी? स्मगलिंग किस चीज की? नहीं ये स्मगलिंग नहीं, जैसा रेत का हो गया, सब काले काम जो चल रहा है भीड़ में, वाल्मीकि कराड़, धनंजय मुंडे सरगना इसका सबका जी। तो बट हाउ कम सो मच मनी इन अ प्लेस लाइक भीड़? क्योंकि ये सर, ये मुझे मालूम पड़ा कि भीड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है वहां पे। अभी आपको आवाज आ रही है सर? आ रही सर। तो वहां पे ऐसा है कि ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है वो बढ़ता है। इज दैट करेक्ट ढोने साहब? हाँ सर बोलिए ना। मैंने कहा कि क्या जो ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, विलेज डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है, और वहां जो विंड मिल फार्म वगैरह जो बन रहे हैं, वहां से क्या ये एक्सटॉर्शन हो रहा है? क्या हो रहा है सर ये? नहीं देखिए सर, ये जो अभी आपको एक घटना मालूम है, आवादा कंपनी जी। ये जो आवादा कंपनी को उन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत मांगी, खंडनी जी। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी? बोलिए आवाज आ बोलिए रही सर मेरी? फर्स्ट क्लास आ रही, बोलिए। आवाज आ रही? बहुत अच्छे तरीके से आ रही है We can सर। hear you. वी कैन सी यू एंड हियर यू। बोलिए सर। आवाज आ रही सर? Yes, engineering, please look into it. I think he can't hear us. हाँ सर आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, बोलिए। हाँ, तो ये जो अभी आवादा कंपनी को 2 करोड़ की खंडनी मांगी थी इन्होंने, जी। और उसकी जो बैठक हुई उसमें बाद में पहले 3 करोड़ की मांगी थी, फिर बाद में धनंजय मुंडे के मुंबई के सरकारी बंगले पे उसकी मीटिंग हुई और वो 2 करोड़ रुपए तय हुए थे। जी तो धनंजय मुंडे तो मेन उसका सरगना है,
ये सब चीजों का। और वो पहले तो गार्डन मिनिस्टर था भीड़ का, तो सब काम वैसे ही चल रहे हैं। वहाँ की रेत वो लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो भी है खनिज संपत्ति है वो लूटने का काम चल रहा, लोगों को लूट रहे हैं। अच्छा, ये सब ऐसा है कि अभी उनके समाज के भी लोगों को मारते हैं, सिर्फ उनका एक ही धर्म है, उनकी एक ही जात है, पैसा। बस पैसे के आगे उनको ना धर्म दिखता है, ना जात दिखती है, ना कुछ दिखता है। तो ऐसे लोग है ये। दोनों साहब अब उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि अबू आजमी पर एक्शन हो गया, पूरे सस्पेंड कर दिया असेंबली सेशन में। व्हाई नॉट अगेंस्ट कोरटकर, व्हाई नॉट अगेंस्ट शोलापुरकर, व्हाई नॉट अगेंस्ट जो महात्मा फुले और सावित्री बाई के तो हाउ डू यू सी दैट? इज दिस गवर्नमेंट, देवेंद्र फडणवीस जी का गवर्नमेंट सेलेक्टिव है? सोलापुर को छोड़ दिया, कोरटकर को छोड़ दिया, सिर्फ अबू आजमी पर एक्शन हो गया। नहीं सर, ऐसा है, अबू आसिम आजमी साहब ने उस वक्त वो ऐसा कुछ संभाजी महाराज का कोई अपमान भी नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, पत्रकार ने जब पूछा कि आप औरंगजेब को किस तरह का राजा या कैसा मानेगा इतिहास उनको, तो उन्होंने बोले वो अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर था, ऐसा बोले उन्होंने। और उन्होंने कोई संभाजी महाराज का अपमान नहीं किया, उन्होंने शिवाजी महाराज का भी अपमान नहीं किया। लेकिन कोरटकर ने बोले कि अरे तुम्हारा शिवाजी तो भाग गया था, ऐसा बोले उन्होंने। और ये ध्यान में रखो, बोले ब्राह्मणों की सरकार है, ऐसा खुल के बोला था जी। और बोले भाग गए तुम्हारे संभाजी, शिवाजी महाराज तो भाग गए थे, बोले ऐसा बोले। बाद में संभाजी महाराज तो बोले दारू पीता था, बोले उसको तो लेडीज के शौक थे। और इतना बोलने के बाद भी उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा। और वो उसके इतने फोटो है, अमित शाह से लेके नड्डा से लेके फडणवीस के तो घर का आदमी है। फडणवीस के घर में तो उनकी लड़की को, उनके पत्नी को लेके जाके, लड़की छोटी लड़की उनको लेके जाके उनके साथ फोटो खींचते हैं। तो ये तो उनका घर का आदमी है। और राहुल सोलापुरकर के आप अगर उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखेंगे तो मोदी जी की कितनी तारीफ और अमित शाह की तारीफ, योगी जी की तारीफ, ये सब तारीफ भी करते हैं। और दूसरी तरफ उनका एक है कि वो मोहन भागवत जी के साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो उन्होंने क्या बोले कि संभाजी शिवाजी महाराज तो रिश्वत देके छूट गए थे। एक बात करेक्ट। उनके सुधांशु त्रिवेदी जो है, वो जो सांसद है, उन्होंने क्या बोले थे कि शिवाजी महाराज ने माफी मांगी थी, बोले 5 बार लेखी माफी मांगी थी। जी, बोला। तो इस तरह से शिवाजी महाराज का जो अपमान किया, संभाजी महाराज का अपमान किया, ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत छोटी चीज है सर। इससे भी ज्यादा अपमान इन्होंने किया है भांडारकर इंस्टीट्यूट वालों ने। उन्होंने जीजा माता का चरित्रानंद किया और उन्होंने बताने की कोशिश की कि शिवाजी महाराज के जो पिताजी बायोलॉजिकल फादर ऐसा लिखा, दादोजी कोंडदेव कुलकर्णी थे, ये बताने का काम किया है। इतना अपमान किया है, लेकिन उनको सब बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते हैं। तो ये अबू आसिम आजमी के खिलाफ क्यों किया सर? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं भाई अशोक यादव जी, सुनने वाली बात है, आजमी साहब बोलना नहीं चाहते। अबू आसिम आजमी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बोलना नहीं चाह रहे थे। बार बार उनको पत्रकारों ने प्रवोक किया बोलने के लिए। वो बोल रहे थे यार औरंगजेब के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो अभी। आखिर में उन्होंने बोला। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं सर, एनसीईआरटी की जो किताब है ना, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा द्वारा लिखित, दोनों बहुत एस्टीम्ड हिस्टोरियंस, उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब वाज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ही मे हैव बीन अ रिलीजियस फैनेटिक, he had done lots of atrocities and cruelties against Hindus and Sikhs, quite true, but they also called him a good administrator। किताब में है सर, जो 7th स्टैंडर्ड की किताब है मेडिवल हिस्ट्री की सीबीएसई स्कूल्स में, उसमें है सर। अब आप बताइए दोनों साहब। सर ऐसा है कि एक एमआईएम ने एक मोर्चा निकाला था औरंगाबाद में जी। तो एक लड़के ने औरंगजेब की फोटो दिखाई थी जी, दिखाई थी। तो उस पे गुनाह दाखिल हुआ, उसको अरेस्ट भी कर लिया था। जी हाँ। और ये इम्तियाज जलील ने बोला था कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया वो कार्यकर्ता से। उसके बाद प्रकाश अंबेडकर साहब गए और बोले कि मैं जाता हूं और उनके कब्र पे चादर चढ़ाता हूं। जी हाँ। तो अब मैं देखता हूं कि कौन मेरे खिलाफ एक्शन करता है, मेरे खिलाफ कौन गुनाह रजिस्टर करता है। जी हाँ। तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ सर। तो कल मेरी अबू आसिम साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे बोले कि मैंने क्या बोला, मैंने जो हिस्टोरिकल लोग है उन्होंने जो बोला वही बोला। तो मैंने उनको बोला कि भाई वो मैंने बोला तो चलता, उन्होंने बोला चलता, आपको नहीं चलता सर बोलने को। क्यों? बोले मैं मुसलमान हूं इसके लिए। मैंने बोला बिल्कुल, अभी आपके दिन ऐसे है कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक है,
अभी कुछ दिनों के लिए इस देश में। मगर ये मैंने आपको बोला। एपीसमेंट हो रहा है धोने साहब, एपीसमेंट हो रहा है कांग्रेस के तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम एपीसमेंट जबरदस्त तरीके से। एग्जांपल, आपके कर्नाटक का बजट कल था, उसमें इतने सारे मुस्लिम समाज को इतना फेवर, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन, ये पहली बार पूरे देश में शायद हो रहा है। 150 करोड़। मैंने वो देखा नहीं, लेकिन आपको एक बात बताओ, ये जो है ना, ये अभी ये मीडिया वाले बहुत ये करते, मैंने खुद देखा नहीं कर्नाटक का, हो सकता आप बोल रहे तो होगा, लेकिन जरा आप आजम खान का भी भाषण सुनते जाइए। आजमगढ़ के साथ बैठे हुए आजम खान का भाषण सुनिए, ओवैसी का जी का भाषण सुनिए, ये क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के बारे में क्या ये लो रहा है। अब तो कांग्रेस तो ऐसी है ना, हिंदू भी आएगा ना मुसलमान भी आएगा, तो ऐसा हो जाएगा, सिर्फ इंसान रहेंगे कांग्रेस के साथ, ना मुसलमान रहेंगे ना हिंदू रहेंगे, जो लेकिन जहां तक ओवैसी साहब का सवाल है सर, छोटी सी बात मैं अपने दर्शकों के सामने बोलना चाहता हूं, ओवैसी साहब ने जितनी छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ करी है शायद ही किसी और ने करी होगी। ओवैसी साहब ने जितनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करी है शायद ही किसी और ने करी होगी। इनफैक्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित जो है कदम कदम बढ़ाया जा, आप कभी ओवैसी साहब के साथ अगर आपकी कभी मुलाकात हो सुनिए, उनको कंठस्थ पूरा याद है और वो कभी कभी स्पीच में सुनाते भी हैं। तो ऐसा नहीं सर है। आपको एक बात बताऊं जी, वो एक सरदेसाई पत्रकार है ना जी, राजदीप सरदेसाई, जी, 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 उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये दोनों भाई जो है अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, दोनों भाई जब दिल्ली में मिलते हैं तो लगता है बहुत सुसंस्कारित है, बहुत कल्चर है, बहुत सेकुलर है, और हैदराबाद में जाके उनका ये सब। तो सर आपको बताओ, ओवैसी जो है ना वो बहुत सेकुलर है, लेकिन उनका धंधा है वो जी। अब वो जो है मुसलमान वोट लेने के लिए भड़काने का, मुसलमानों वैसे को भड़काने का और बीजेपी को आपको और समाजवादी पार्टी को हराने का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलता है। नहीं, उनको ही मिलता है, उनको ही मिलता है। वो मैं मानता हूँ वो सेकुलर है, जैसा जिन्ना सेकुलर था वैसे वो भी सेकुलर है, और बहुत अच्छा, मैं उनको मिला हूँ, मैं हैदराबाद में जाके मिला हूँ उनको, बहुत अच्छा आदमी है वो, लेकिन वो धंधा उनका छोड़ते नहीं, वो धंधा है वो। अशोक यादव जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी कैलाशानंद गिरी, महामंडलेश्वर जो निरंजनी अखाड़ा का है, उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक जबरदस्त तरीके से शोकेस हुआ पूरे दुनिया में, जहां एक ही मंच पर, एक ही त्रिवेणी संगम में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी डुबकी लगाता है, और एक प्यून है चपरासी भी जाकर वहां पर डुबकी लगा रहा है। ये पूरे दुनिया को पेश हो गया, स्वामी जी दोनों, कैलाशानंद गिरी जी ने और चिदानंद सरस्वती ने। तो कैसे आप देखते हो, इतने बड़े बड़े संत जब एंडोर्स कर रहा है कि जबरदस्त महाकुंभ हुआ, अखिलेश यादव जी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, कैसे देखते हो अशोक यादव जी? देखिए, आपने दो संतों की बात आपने बताई, हाँ, और मुझे लगा कि आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की भी बात रखेंगे जो कि शंकराचार्य हैं हमारे, तो उन्होंने भी तो कुछ बातें अपनी रखी थी। जी, जी, जी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी अपनी बातें रखी थी, और उन्होंने तो बड़ी बेबाकी से बातें रखी। और मुझे लगता है कि ये कुंभ आज से तो हो नहीं रहा है, इसका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है मुझे लगता है कि राजा हर्षवर्धन के जमाने से है, लेकिन उसके पहले से भी कुंभ लगता आ रहा है। जी, लगता आ रहा है। और लेकिन सबसे यूनिक बात जो हुई इस बार वो कि कुंभ को पॉलिटिकल एक मतलब एडवर्टाइजमेंट का केंद्र बनाने की कोशिश की योगी सरकार। अब कोशिश की क्या, मतलब उन्होंने पूरा प्रयास किया और काफी हद तक उसमें सफलता लेने की भी कोशिश किया, और इसी के वजह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान, पूरे सरकारी मशीनरी का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, एडवर्टाइजमेंट। उनका ध्यान अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान अगर क्राउड मैनेजमेंट पर रहा होता तो इतनी जो दुर्व्यवस्थाएं हुई हैं वो नहीं हुई होती। सर वहां पे असल में कितनी स्टैम्पीड हुई है सर अशोक यादव जी, जरा क्योंकि कुंभ की बात चली है तो बात कर ही लेते हैं। असल में कितनी भगदड़ हुई है वहां में? 5 तो मैंने गिनी है, 5 बार तो स्टैम्पीड हुई है वहां पे। असल में कितनी हुई है मुझे मालूम नहीं। अब ये सब देखिए, ऑफिशियल डेटा तो सरकार को जारी करना चाहिए, जो सरकारी डेटा है वो ऑफिशियल डेटा सरकार को जारी करना चाहिए, नहीं करेंगे, लेकिन सरकार छुपा रही है। जी हाँ। और हमारे कई जो बहादुर जो मीडिया के साथी हैं उनके साथ पुलिस वाले मिसबिहेव भी किए, लेकिन फिर भी वो रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे। आज मैं देख रहा था एक बड़े अखबार में कि 695 मिसिंग जो वहां खोया पाया केंद्र है, वहां पे 695 मिसिंग लोग आज भी अपने घर नहीं पहुंचे। नहीं और जो
जो मारे गए लोग हैं, मारे गए लोग जो सरकार कभी 30 बताती है, 30 बताती है, तो कभी 36 बताती है, ये भी किसी के गले नहीं उतर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हमारे श्रद्धालु मारे गए वो हिंदू धर्म से थे, सनातनी थे, उनके शवों को अगर सरकार उनके घर पहुंचाई होती तो जो मतलब जो हमारे हिंदू परंपरा में जो मरने के बाद जो सनातनी या जो हिंदू जो कर्मकांड होते हैं वो सही तरीके से रिचुअल्स जो लास्ट जो रिचुअल्स होता है वो परफॉर्म हुआ होता है, लेकिन सरकार अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उनका सही से लास्ट रिचुअल भी नहीं होने दिया। सर, तो ये आपको अपने लगता आप में नहीं बहुत है? बड़ी बात है। अशोक यादव जी, मैं आपसे पूछता हूं और धोने साहब मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर रिएक्ट करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर द एंटायर कंट्री। सर, महाकुंभ जो है वो किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक स्टेट का नहीं है सर, पूरे देश का है, बल्कि पूरी दुनिया का है। हम तो ये मान करके चलते हैं अमृत मंथन के बाद जिस जगह पर महाकुंभ होना चाहिए था वहां पर महाकुंभ हुआ है, मानते हैं। लेकिन सर, आपको लगता नहीं है ऐसा कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उत्तर प्रदेश के और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको एडवाइस करना चाहिए था योगी जी को कि भाई देखिए हमें सच बोलना चाहिए, वास्तविकता में क्या हुआ है सारे फैक्ट सामने रखने चाहिए। अगर वो फैक्ट सामने रखते तो मुझे लगता है कि इस प्रशासन की आप भी प्रशंसा करते कि भाई हाँ हुआ है, इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मिसिंग हैं, हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है अशोक यादव जी? देखिए, इनका झूठ, इनके झूठ का सबसे पहले जब मीडिया ने पर्दाफाश करना शुरू किया तो जिस दिन वहां पे स्टैम्पीड हुई थी उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग इवन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जैसे लोगों ने भी ट्वीट किया और ये लिखा कि जो मृतक हमारे श्रद्धालु जो मारे गए हैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। उसके बाद माननीय योगी जी कहते हैं ये अफवाह फैलाई जा रही है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है। अब वो किसकी तरफ वो कह रहे थे? प्रधानमंत्री अफवाह फैला रहे थे, होम मिनिस्टर अफवाह फैला रहे थे। तो इस लेवल का उत्तर प्रदेश में इंफॉर्मेशन को छुपाई जा रही है, मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो जनता जान गई ये इनकी हकीकत क्या है। आप कभी ऐसा देखिए, हमारे सरकार में जो कुंभ हुआ था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पूरा उस पर रिसर्च हुआ किस तरह से मतलब क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, और हमारे दौरान जो स्टैम्पीड हुआ था एक एक व्यक्ति की घर तक सरकार पहुंची और एक एक व्यक्ति का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पब्लिक किया। अशोक यादव जी, मुझे आपको टोकना पड़ेगा। घाट के ऊपर, त्रिवेणी घाट के ऊपर, संगम के ऊपर कभी स्टैम्पीड नहीं हुआ। स्टैम्पीड रेलवे स्टेशन पे हुआ था, दूर हुआ था, जब आपकी सरकार थी, जहां पर जी हाँ आप बोले बिल्कुल बिल्कुल जी बोलिए बिल्कुल। देखो, रेलवे ओवरब्रिज पे हुआ था, रेलवे ओवरब्रिज पे हुआ था, वो कुंभ के अंदर नहीं हुआ था। कुंभ के अंदर नहीं हमने हमारे दौरान जो भी इंसिडेंट हुए थे वहां पे हम लोगों ने साफगोई से, ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट किया और बताया कि हाँ ये घटना हुई है और रिपोर्ट भी करने दिया। होता क्या है कि एक झूठ के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए। बट अशोक यादव जी, योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी औरंगजेब मामले में अबू आजमी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, धोनी साहब। तो अशोक यादव जी, योगी जी ने शाहजहां जी के जो औरंगजेब के पिताजी थे उनके बायोग्राफी को जिक्र करते हुए कहा कि शाहजहां ने कहा कि ऐसे बच्चा जो औरंगजेब है, औरंगजेब जैसे बच्चा किसी को नसीब ना हो, ऐसे तो कैसे? योगी जी कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, मींस और शाहजहां जी के बायोग्राफी का जिक्र करते हुए कहा कि ये सपोर्ट आपका टोटल अपीसमेंट है, ये टोटल अपीसमेंट। अशोक यादव जी नहीं, योगी जी दूसरे को कह रहे हैं ज्ञान नहीं है। अगर सारी चीजें सही रहती तो एक माफिया का और एक गुंडे की तारीफ विधानसभा में कर रहे होते हो। अगर ज्ञान रहता तो ये कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन का और उनके बीच का एक कोऑर्डिनेशन का फेल्योर है। उन लोगों ने स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, ये चुपचाप वहां पे विधानसभा में पढ़ दिए। तो ज्ञान किसके पास है किसके पास नहीं तो जनता बताएगी। लेकिन शाहजहां के बारे में जो अबू हासिम जी ने बोला वो बातें वो अपने मन से बना के नहीं बोले थे। आपने जो रोमिला थापर का उपन्यास की बात किया, किताब की बात किया, जो भी मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस है, उस हिस्टोरिकल एविडेंस को उन्होंने कोट करते हुए बोला। सर, हिस्टोरिकल एविडेंस तो ये भी है कि बादशाह औरंगजेब ने न जाने कितने मंदिर बनाए, कितने कितने मंदिरों को उसने पैसा दिया, ये भी है सर। ऐसी क्या बात है? मतलब इन एनी इवेंट आई थिंक इट्स इररिलेवेंट। डॉक्टर ढोने, आपको लगता नहीं है कि अब औरंगजेब मरा कब? 1707 में शायद, आई थिंक मार्च द 3rd 1707, दैट्स व्हेन औरंगजेब डाइड। 1707 में मरा हुआ आदमी, उसके बारे में आज भी हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कल गया हो। डॉक्टर ढोने, आप बताइए ये क्या है? हम लोग 21वीं सदी में, किस सेंचुरी में हम लोग?
ये सर इसलिए है औरंगजेब का जो मुद्दा है जी क्योंकि धनंजय मुंडे का इस्तीफा इनको जो है धनंजय मुंडे का जो हाथ है इस मर्डर केस जी। में जो उनके करीबी लोग हैं वो दबाना चाहता था कि एक इनका मंत्री मर्डर केस में अटका हुआ है। एक बात इनके जो राहुल सोलापुरकर हो गए, प्रशांत कोरटकर हो गए, जी। ये जो लोगों ने संभाजी महाराज का, शिवाजी महाराज का जो अपमान किया, ये भी उनको दबाना था। इसीलिए औरंगजेब को कब्र से उठा के इन्होंने ला लिया। जी यही बिल्कुल बात, क्वाइट पॉसिबल, बट इट्स वेरी सैड। बट आई एम आस्किंग यू दिस डॉक्टर ढोने, राहुल गांधी जी परसों मुंबई में थे और धारावी पूरा उन्होंने घूमा, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द वे वर्षा गायकवाड़ जी इज वर्किंग। वर्षा गायकवाड़ जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी जो मुंबई की जो अध्यक्ष हैं बहुत बढ़िया काम कर रही है, दिख रहा है। पावर बैंक देना, पावर। और एक चीज मानना पड़ेगा सर, ढोने साहब आप कांग्रेस में हैं, अब आप समाजवादी पार्टी में नहीं है, आप कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में जब भी किसी बड़े अध्यक्ष की खिलाफत होती है, उसका विरोध होता है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वर्षा गायकवाड़ जी का बहुत विरोध हो रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है वो। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ राहुल गांधी विजिट हियर? क्योंकि हमें तो बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ रही है सर कि किस प्रकार वो चमड़ा वर्कर से मिले, एमएसएमई से मिले, छोटे छोटे उद्योग जो चला रहे हैं लोग धारावी में, उनसे मिले। अब आप बताएं सर, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर ढोने। हाँ सर, सर ऐसा है कि ये जो है राहुल गांधी तो हमेशा आम पब्लिक की बात करते हैं। जी। देखिए जिस दिन वो मुकेश अंबानी उनके घर पे इनविटेशन कार्ड लेके गए थे उनके लड़के के शादी का, तो उस वक्त राहुल गांधी उनको मालूम पड़ा कि अपने घर पे आ रहे, तो 1 घंटा पहले वो निकल गए और बाहर चले गए, जाके कुछ गरीब लोगों के साथ बैठ गए। जी। तो राहुल गांधी का तो ऐसे है, वो तो उन्होंने समर्पित किया है जीवन आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, तो इसीलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की, और वो बेबाकी से लड़ रहे हैं। वो ना डरते हैं, ना मोदी से डरते हैं, ना योगी से डरते हैं, ना अमित शाह से डरते हैं। तो वो तो बेबाकी से बात करते हैं, बेखौफ होके बात करते हैं, और वो सही में है। मैं आपको बताऊं कि लोग जो बोल रहे हैं महात्मा गांधी के बाद, उन पत्रकारों ने बोले थे हमारे अकोला में जब आए थे कि आज की वो तारीख है 100 साल पहले जब महात्मा गांधी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोले थे कि देखिए महात्मा गांधी से मेरी तुलना मत करो, बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन पत्रकार लोग उनकी तुलना, जिस तरह से गांधी जी ने काम किया उसी तरह से राहुल गांधी भी उनके पद पर चल रहे हैं, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, पत्रकार लोग भी बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग भी बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से कहा कि कोरटकर चिल्लर है, उनके बाद मेरे सामने मत करो, और दोनों साहब आप कुछ और बोल रहे कि घर के आदमी हैं। सोलापुरकर पे एक्शन, जहां एक्शन करना चाहिए वहां पर उनको सिक्योरिटी दोनों को बढ़ा के दिए, तो आप फडणवीस जी के सोलापुर के घर पे सिक्योरिटी बढ़ाई, प्रशांत कोरटकर के घर के, और प्रशांत कोरटकर के तो इनके साथ इतने फोटो है। इसके अलावा आपको बताओ अमिताभ बच्चन के साथ भी मिले, वो अमित शाह को मिले, जेपी नड्डा को मिले, योगी, कई फोटो, सब लोगों के फोटो है उनके साथ। अच्छे ऐसे फोटो नहीं, अच्छे रिलैक्स होके बात कर रहे, बाजू में बैठ के बात कर रहे, इस तरह के फोटो है। वो काय का चिल्लर आदमी, उनका आदमी है वो। तो इन्हें इसलिए तो उन्होंने बोले अपने भैया जी जोशी के बारे में कि इनको भी चिल्लर घोषित कर दो। भैया जी जोशी ने जो मराठी का मुद्दा बोले तो एक चिल्लर आदमी जाहिर कर दो। लेकिन एक चीज तो है सर, आखिरी सवाल ये, अशोक यादव जी, ये आखिरी सवाल आपसे, और उसके बाद मैं चाहूंगा डॉक्टर ढोने भी इसके ऊपर कमेंट करें। सर क्या है, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए सर। भारतीय जनता पार्टी को अब मालूम पड़ गया है टेम्पलेट, उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया है, एक टेम्पलेट उनको मालूम पड़ गया है किस प्रकार चुनाव जीतना है। आप देखिए जरा ध्यान से देखिए सर, अशोक यादव जी, महाराष्ट्र में उन्होंने लाड़की बहन योजना लेकर के आए, जिसके तहत 1,500 रुपए पर माह, प्रति माह हर मतलब बीपीएल महिला के अकाउंट पे चले गए। एक्चुअली बहुत लोगों के अकाउंट में गए, अब तो शायद उन्होंने कम भी कर दिए हैं, और आखिरी जो इंस्टॉलमेंट गई वो 7,500 की गई, 3 महीने की इकट्ठी आई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी शायद वो यही करेंगे, और अभी जो बिहार का चुनाव आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, आप देखेंगे जून जुलाई में यही स्कीम वो वहां पर भी लेकर आएंगे। उससे आप कैसे लड़ेंगे सर, अशोक यादव जी? हाँ बिल्कुल, आपने जो बताया कि एक टेम्पलेट बना लिए हैं और उसके ट्रैप में फंसाते हैं लोगों को जी। लेकिन समस्या यह है कि आज अगर भारतीय जनमानस या जो भारत के लोग हैं 80 करोड़ की लगभग संख्या उनकी है,
उनकी आर्थिक स्थिति इतना पुअर कर दिया इन्हीं की सरकार ने कि आज वो 5 किलो राशन न मिले तो उनके घर का चूल्हा न जले। जी दूसरी चीज जो आर्थिक विषमता है, जो आर्थिक विषमता जिसको कहते हैं इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन या जो भी उसका वर्ड है एक्चुअल, वो आर्थिक विषमता 100 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पर आज है। जी आज कई रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 140 करोड़ जनता हमारी है, जिसमें 100 करोड़ जनता के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। नहीं, करेक्ट। सरकार क्या करती है, शॉर्टकट अपनाती है, शॉर्टकट। अब वो तत्काल में सोचती है कुछ देर के वोट ले लो। जैसे पहले लोग जो होता है, देखिए जो बेसिक चीज मैं बताऊं आपको, हर गलत काम को सरकार लीगलाइज कर रही है। पहले चुनाव में लोग चोरी छुपे पैसे बांट करके वोट लेते थे, आज सरकार उसको लीगलाइज कर दी कि चलो हम खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांट के वोट खरीद रहे हैं। लेकिन जनता के दिमाग में बात आ रही धीरे धीरे कि अगर वो हमको 1500 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, उसके बदले में हमसे ले क्या रहे हैं। इस एक कैलकुलेटिव जनता का एक बड़ा वर्ग है जो ये कैलकुलेट करता है कि हमसे ले कितना रहे हैं, जितना हमको दे रहे हैं उससे डबल से ज्यादा हमसे ले रहे हैं महंगाई के रूप में, तो आप पेट्रोल इसको के रूप में, combat डीजल कैसे के रूप करेंगे में, सर? एलपीजी के रूप में, आप महंगे इससे राशन के रूप लड़ेंगे में। कैसे सर? जेब में जिसकी जेब गर्म हो उससे लड़ोगे कैसे? वो आपको वोट क्यों देगा सर? आप बताइए ना मुझे। जब जिसके घर में 2500 रुपए आ गए अकाउंट में, जहां मर्जी से आए हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात बताता हूं, अब तो बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन, उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर अगले हफ्ते जरूर आपसे बात करेंगे कि कुंभ की वजह से, क्योंकि दो डैम से, नरोरा डैम और हरिद्वार के ऊपर का जो डैम है वहां से, क्योंकि इतना पानी छोड़ा गया गंगा का बहाव बढ़ाने के लिए, आज की तारीख में हमने ये सुना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं उम्मीद करता हूं मैं गलत हूं, किसानों को नहर में पानी देने के लिए कमी हो रही है। एनीवे, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, एक बार लोगों के घर में, एक बार लोगों के बैंक अकाउंट में जब पैसे आ जाते हैं तो कोई आपको वोट क्यों देगा सर? आप बताइए अशोक यादव जी। देखिए यहां पर खास तौर से मैं यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी की बात यहाँ पे पहले लोग अगर पढ़े लिखे घर में बच्चे अगर कोई पढ़ के निकलता था, बीटेक कर लेता था या कोई एमबीए कर लेता था, बीबीए कर लेता था, फार्मेसी का कोई कोर्स कर लेता था, तो उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाती थी और उस जॉब से ही उसका भविष्य सुनहरा होता है। अगर कोई रूटीन इनकम आ रही है, अब उसी से बच्चों का भविष्य और लोगों का भविष्य सुनहरा होता है, न कि कुछ फ्री के पैसों से। फ्री के पैसों से कभी किसी का भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता। ये सरकार फ्रीबीज करके लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप लोगों को मतलब अपाहिज बना रहे हो। आप लोगों से जो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जो जिस लायक हो उस लायक अपनी जीडीपी बढ़ाने में योगदान करे, जो जिस लायक उस लायक काम करे, लेकिन आप 5 किलो राशन दे करके या कुछ पैसे उनके जेब में डाल करके उनको अपाहिज बना रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। उनकी नौकरियां आप छीन रहे हो, उनके आरक्षण को छीन रहे हो, सारी चीजें उनकी आप छीन लिए और उनके पास एक ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिए हो कि वो जाए तो जाए कहां? अगर वो 5 किलो राशन न मिले, उनको 1000-2000 रुपए आपकी सहायता राशि न मिले, तो उनके घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, तो स्थिति ये है। और जो समाज का एक बड़ा तबका इस बात को समझ रहा है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए लोकसभा चुनाव में इनकी क्या हालत हुई। जी, ये लाख योजना लाएंगे, लेकिन हम लोग लगातार इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे कि एक हाथ से दे रहे हैं, आपको 10 रुपए दे रहे हैं तो आपसे 50 रुपए ले रहे हैं। 50 नहीं सर, 150 ले रहे हैं। दोने साहब द फाइनल क्वेश्चन, महाराष्ट्र अथा थामणार नाही देवेंद्र फडणवीस जी, प्रगति पथ पर देवेंद्र फडणवीस जी लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र रुकने वाला नहीं है। और उन्होंने ढेर सारे जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उसका लहर दिखा दिया। तो कितना सच्चाई है? राहुल जी कल धरावी में भी आए, तभी वही अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, इस चीज के बारे में बात कर रहे थे। बोलिए थोड़े साहब, द फाइनल वर्ड। उन्होंने सही बोले कि अभी महाराष्ट्र रुकने वाला नहीं है। रोज यहाँ पे मर्डर होंगे, रोज यहाँ पे खंडनी मांगी जाएगी, रोज बलात्कार होंगे। ये तो जी महाराष्ट्र में ये सब चलने वाला है, यही बताया उन्होंने। राइट, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू यही वेरी हो रहा है मच। सर। अशोक यादव जी फ्रॉम आजमगढ़ एंड डॉक्टर ढोने फ्रॉम अकोला। अशोक यादव जी, जब भी आप मुंबई आए प्लीज हमारे ऑफिस भी आए, हमारे साथ चाय जरूर पीजिएगा। यहाँ पे समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं और आज की 4 तारीख में तो रमजान का महीना चल रहा है, तो समोसे बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। डॉक्टर ढोने, थैंक यू वेरी मच सर। और दोने साहब भी हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं मुंबई में। दोने साहब जब भी आप मुंबई में आए चाय पी के जाइए दोने साहब। जी, सिर्फ एक ही बार आए आप, सिर्फ एक ही बार आए, उसके बाद नहीं आए, लेकिन आइएगा इस बार, जरूर आइएगा इस बार।
आता पक्का आता हूँ सर। थैंक यू जेंटलमैन। ठीक है सर, डेमोक्रेसी, thank you. लोकतंत्र आप जैसे लोगों की वजह से जिंदा है, इसी तरह रहिए। Thank you. Dr. Dhone, great pleasure as always talking to you. And Ashok Thank Yadav you, ji has thank you. already left us. Must be in a hurry. Great pleasure talking to Ashok Yadav ji as well. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Namaskar, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. But the fact remains that, really and truly speaking, Pradeep ji, nobody really has an answer. Let's be very clear. The BJP has discovered the magic mantra. Magic formula. It's Yes. it's a silver bullet. You can't fight it. Any government in power, let me tell you this, whether it is the Congress in Telangana, Karnataka or Himachal Pradesh, or whether it is the BJP everywhere, or it is the Aam Aadmi Party in Punjab. Of course, the BJP Operation Lotus can work in Punjab. I'm not sure how far the Punjab Aam Aadmi Party will stay together. Even though I'm kind of surprised at what Mr. Kejriwal did. अरे भाई विपासना के लिए जा रहे हो तो 90 गाड़ियां साथ में क्यों लेके जा रहे हो यार? मतलब मेरी समझ के बाहर है। अभी आप प्रधानमंत्री बने नहीं हैं। विकास भी और विरासत भी। जी। And whatever he talks, he stands by. And he लेकिन works मैं on. सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आज की तारीख में जितनी भी सरकारें हैं, सरकार में जो भी है, they've learned from मध्य प्रदेश एंड फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिस प्रकार सर महायुति की सरकार ने जो 7,500 रुपए आखिर में भेजे ना दिसंबर में लोगों के बैंक अकाउंट्स में, और उसके पहले 23 नवंबर तक रिजल्ट आ गए थे, उसके Game पहले changer. जो रिजल्ट आ गए सर, उसके बाद आज सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। महाराष्ट्र How do you argue? सर सेम थिंग इन दिल्ली। पहले ना बोला रेवड़िया है, और ये बार केजरीवाल से डबल बेनिफिट्स दे दिए। और केजरीवाल से डबल बेनिफिट उन्होंने प्रॉमिस किए। Yes. फिर भी केजरीवाल जी जीत सकते थे अगर पंजाब सरकार ने जो 1,000 रुपए प्रॉमिस किए थे महिलाओं को, जब वो जीते, अगर वो वास्तविकता में उनके बैंक अकाउंट में डाल देते तो कोई वजह नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती। बिल्कुल सर क्या है कि भारतीय जनता के पार्टी के पास ये था कि देखिए देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार है, यानी हमारे एकनाथ शिंदे साहब की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने सब महिलाओं को पैसे दिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आप भरोसा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने हर चीज हवा हवाई कर दी। और दूसरी चीज क्या है आम आदमी पार्टी का, तो सर मैं क्या बताऊं, आई एम पर्सनली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। सर वो शीश महल ठीक है, इट वाज नॉट सच अ ग्रेट थिंग एनीवे, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट वाज नॉट एज इफ इट वाज रियली अ पैलेस और समथिंग दैट ही हैड बिल्ट, इट इज जस्ट एन ऑर्डिनरी हाउस। लेकिन वो बनाने की जरूरत क्या थी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आपके पास अच्छा भला घर तो था, आप खुद बोलते थे कि मेरे पास वैगन आर है, मैं कोई एसयूवी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वैसे ही आप रहते। सर क्या है, आम आदमी पार्टी की यूएसपी थी कि दे वर ऑर्डिनरी फोक्स ट्राइंग टू हेल्प अदर ऑर्डिनरी पीपल लाइक देमसेल्व्स। बिल्कुल सर, दैट्स इट। अगर वो वैसे ही चलते, उसी प्रकार अगर वो काम करते, तो प्रदीप जी कोई वजह नहीं है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी खुद हार गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी has pulled a fast one on him. उनके भी ले लिए, हिंदुत्व भी चला दिए, एंड विकास विरासत। अभी तक जो प्रदीप जी, अभी तक जो व्हाट अरविंद केजरीवाल वाज डूइंग टू मोदी इज डन टू अरविंद केजरीवाल। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी का ये आइडिया लेकर के लोगों को तीर्थ पे भेज रहे थे, 4 धाम की यात्रा करा रहे थे, सिखों को गोल्डन टेम्पल में भेज रहे थे, पौंडा साहब भेज रहे थे, अपने जितने मुसलमान हैं सबको अजमेर भेज रहे थे, अजमेर शरीफ में। वही चीज नरेंद्र मोदी ने ओवरटर्न कर दी और साथ में लोगों को यह भी दिखा दिया कि देखिए पंजाब में इन्होंने वादा किया था, किसी को 1 पैसा नहीं मिला, और 1 पैसा नहीं मिला था सर, पंजाब की सरकार के पास पैसे नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइटफुली स्पीकिंग दे शुड हैव कट कॉर्नर्स, कोई बजट कर देते, कुछ भी कर देते। मैं कहता हूं 2 महीने की भी अगर ये पेमेंट भिजवा देते ना 1,500 रुपए की अकाउंट में महिलाओं के पंजाब में, सर इट वॉज गेम ओवर। उसके बावजूद मैं आपको ये बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 45 पॉइंट समथिंग % वोट्स आए, इनके आम आदमी पार्टी के 43 पॉइंट समथिंग वोट्स आए। इट्स अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 2%, सिर्फ 2%। Sir, I think a lot of things to be discussed. I think Revanth Reddy आज बोले थे कि this freebie should end because all are suffering. And if he says that, a congressman, he said Modi and including everybody should sit together. Freebies are going to destroy the Gurkhans. I think we should discuss a discussion next round. The freebies, etc. Yes. I think should be a thing of the past. बिल्कुल सर। Those people who deserve it, what we should have instead, Pradeep ji, is an unemployment allowance. Anybody who's lost his job should get an unemployment allowance.
provided he or she is looking for a job and there should be a time limit कि 6 महीने तक आपको ये बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा. That's it. It's a long discussion, sir. I think we should keep That's it. it. Yes, sir. I think Pradeep ji is very busy. He has to go somewhere. I think. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. But I was very happy to talk to Lakshman Hake Saab. Yes. That was really and truly wonderful. And it's always a pleasure talking to Dr. Sudhir Dhone. And today Ashok Yadav Saab was also Fantastic. quite Very- incisive. Very good guest. Very And very fantastic discussion. sadly, we did not have anybody from the BJP. मैं उम्मीद करके बैठा हुआ था कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई आएगा और वास्तविकता में ये बताएगा कि होली के लिए असल में क्या प्लानिंग हुई है भाई, मैं भी जानना चाहता हूं. बिकॉज द सेम थिंग शुड बी डन ओवर हियर इन मुंबई. जिस प्रकार सर गणपति फेस्टिवल है वैसा होली का भी फेस्टिवल होना चाहिए. यू रिमेंबर वी हैड प्लान्ड इट आउट. Yes. प्रदीप जी, हम लोगों ने प्लानिंग करी थी लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई. मे बी नेक्स्ट ईयर नेशन नाउ will have the biggest Holi in the world right here in Mumbai. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साहब. घंटी भी बज गई है, जरा दोबारा बजाएं घंटी प्लीज. There you go. और कमेंट जरूर भेजें अपने. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय.